प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय, नोखा। पिछले व्याख्यान में हमने पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष के कारणों के बारे में चर्चा की थी। इन दोनों के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक साबित हुआ और पृथ्वीराज अपनी भूलों की वजह से इस युद्ध में पराजित हुआ और उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की नींव दृढ़ता के साथ स्थापित हुई, जो लगभग 800 बरस तक हिंदुस्तान में बनी रही। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी तक पंजाब पर अधिकार कर लिया और उसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि भारत प्रवेश हेतु वह पृथ्वीराज से प्रथमतः समर साक्षात्कार करे। इसके लिए उसने 3 वर्ष तक लगातार युद्ध की तैयारी कर 1189 ईस्वी में चौहान राज्य की सीमाओं के द्वार बठिंडा पर धावा बोला और इस दुर्ग पर लंबा घेरा डाला। पृथ्वीराज की उदासीनता और चौहान गढ़वाल वैमनस्य में उलझे रहने के कारण दुर्ग को केंद्र से समय पर सहायता नहीं पहुंची और दुर्ग गौरी के हाथ लग गया। गौरी अपने विश्वस्त सेनानायक जियाउद्दीन तुगलक के नेतृत्व में 12,000 सैनिकों के संरक्षण में दुर्ग के प्रबंध का कार्य सौंपकर पुनः गजनी की ओर लौट गया और अगले वर्ष दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। किंतु जब वह रास्ते में जा रहा था, तभी उसे पृथ्वीराज द्वारा बठिंडा पर आक्रमण करने की सूचना मिली और वह पुनः लौटा और 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं का शक्ति परीक्षण शुरू हुआ। इस युद्ध में राजपूत सेना द्वारा तुर्की सेना के दोनों पार्श्व परास्त कर दिए गए। राजपूत आक्रमण की भीषणता से घबराकर तुर्क रण क्षेत्र छोड़कर भागने लगे। गौरी ने सेना के मध्य भाग का नेतृत्व करते हुए प्रति आक्रमण का प्रयास भी किया, किंतु उसे दिल्ली के गोविंदराज ने विफल कर दिया। इस युद्ध में गौरी घायल हुआ और एक खिलजी सैनिक ने उसकी प्राण रक्षा की। गौरी तथा उसकी सेना का राजपूतों ने कोई 60 किलोमीटर तक पीछा किया तथा बठिंडा का घेरा आरंभ किया। इस प्रकार 13 महीने के दीर्घ घेरे के पश्चात बठिंडा पुनः पृथ्वीराज के अधिकार में आ गया। राजस्थानी साधनों के आधार पर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने एक बार गौरी को बंदी भी बनाया, परंतु क्षमा मांगने पर उसे पुनः छोड़ दिया गया। तराइन का युद्ध हिंदू विजय का अंतिम और गौरवयुक्त अध्याय है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध में की गई भूल भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। गौरी को इतना दुख गुजरात पराजय से भी नहीं हुआ जितना कि तराइन की हार से। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है, मइजुद्दीन अपनी राजधानी लौटा तो वह दुख और ग्लानि से इतना पीड़ित रहा कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपने बदन पर जो कपड़े पहने हुए था उनको भी उसने नहीं बदला। तात्पर्य यह है कि वह दिन रात
अपनी सैनिक तैयारियों में लगा रहा। इधर दूसरी तरफ पृथ्वीराज आलस्य एवं प्रमाद में डूब गया। दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में लिखते हैं कि पृथ्वीराज की यह सबसे बड़ी भूल थी कि उसने शत्रु को परास्त करने के बाद उसे पूर्णतया नष्ट करने की ओर ध्यान नहीं दिया। पुनः एक वर्ष पश्चात 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः एक विशाल सेना लेकर अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। इसके पूर्व उसने एक अपना दूत पृथ्वीराज के पास भेजा, उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहलवाया, किंतु पृथ्वीराज ने कहा कि वह अपने देश लौट जाए, अन्यथा उसकी युद्ध स्थल में मुलाकात होगी। इसके बाद भी गोरी ने पृथ्वीराज से वार्ता बनाए रखी, जिसके पीछे गोरी का उद्देश्य पृथ्वीराज को भ्रम में रखना और अपनी सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ते रहना था। गोरी ने कहलाया कि वह पृथ्वीराज से युद्ध नहीं अपितु संधि चाहता है, किंतु इस संधि का पूर्ण ब्यौरा अपने भाई द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात ही वह पृथ्वीराज के सामने रख सकेगा। इसके लिए उसने एक दूत गजनी भेजा है। गजनी से संधि का आदेश प्राप्त होने के पश्चात वह स्वदेश लौट जाएगा। गोरी की इस कूटनीति को पृथ्वीराज नहीं समझ सका। यह पृथ्वीराज की बहुत बड़ी अदूरदर्शिता थी और तुर्क शक्ति को थोड़ा निर्बल मानकर भी वह थोड़ी सी सेना के साथ ही तराइन के मैदान में आया। वहाँ राजपूत शक्ति के लिए यह अल्प तैयारी प्रतिकूल सिद्ध हुई। पृथ्वीराज के दो सेनानायक स्कंद और उदयराय भी अपनी सेना के साथ नहीं ले जाए गए। संधि वार्ताओं के बुलावे में चौहान सेना निश्चित थी। उधर गौरी ने पीछे लौटने का अभिनय किया। रात को अपने सैनिकों को मसाले लेकर लौटने का प्रदर्शन करवाया और रास्ते में मसाले बुझाकर उन्हें वापस तराइन में लौटने का आदेश दिया। इससे राजपूत सैनिक तुर्क सेना के स्वदेश प्रयाण से भ्रमित हो निष्क्रिय हो गए और इसी निष्क्रियता की अवस्था में एक दिन सुबह सुबह राजपूत सैनिक शोचादि कार्यों में व्यस्त थे कि तुर्कों ने एकाएक 3 ओर से उन पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से राजपूत सेना हक्की बक्की हो गई और तुर्कों के जोरों के दबाव में शीघ्र ही बिखरने लगी। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल गोरी ने अपनी सुरक्षित सेना रिजर्व दस्ते का नेतृत्व करते हुए एक भीषण आक्रमण किया। जबकि अब तक राजपूत सैनिक दिन भर लड़ते लड़ते इतने थक चुके थे कि वे अधिक समय तक लड़ने की स्थिति में नहीं रहे और पृथ्वीराज की पराजय स्पष्ट हो गई। पृथ्वीराज भी हाथी से उतर गया और अपने सेना नायकों के परामर्श पर घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि से अजमेर की ओर निकल गया। मिन्हाज सिराज लिखता है कि वह रास्ते में सरस्वती आधुनिक सिरसा के पास बंदी बना लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। फरिश्ता भी ऐसा ही वर्णन करता है, परंतु पृथ्वीराज रासो उसे गजनी ले जाकर उसके आश्रित कवि चंद्र बरदाई के साथ शब्द भेदी बाण के द्वारा गोरी को मार देने का उल्लेख करता है, परंतु इसमें कोई सत्यता नहीं दिखाई देती है। हसन निजामी का कहना है कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया और कुछ समय तक उसने राज्य किया, किंतु किसी षड्यंत्र में भाग लेने की वजह से उसे मार दिया गया। पृथ्वीराज प्रबंध और हमीर महाकाव्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। मोहम्मद हबीब और प्रोफेसर खलीक निजामी का ये मानना है कि उसने शासन कार्य किया जो उसके सिक्कों में उपलब्ध प्रमाणों से सिद्ध होता है और एक अर्ध समकालीन संस्कृत विवरण विरुद्ध विधि विध्वंस से भी होता है। राय पिथौरा के सिक्कों पर उल्टी और श्री मोहम्मद शाम लिखा होना
ये निश्चित करता है कि उसने मइजुद्दीन की सत्ता स्वीकार कर ली थी। राय पिथौरा की मृत्यु के पश्चात भी गौरी ने अजमेर का शासन प्रबंध तुरंत अपने हाथों में नहीं लिया और कुछ समय तक उसके पुत्र को अधीनस्थ शासक की तरह शासन करने दिया गया। गौरी द्वारा अपने नाम के सिक्कों पर पृथ्वीराज का नाम अंकित करना स्पष्ट प्रमाणित करता है कि पृथ्वीराज को अजमेर तो निश्चित ही लाया गया था। और गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि संभवतः शब्द भेदी बाण की घटना गजनी में न होकर अजमेर में हुई थी, जिसमें गौरी तो लोहे की मूर्ति के कारण बच गया, परंतु पृथ्वीराज को इस प्रकार के षड्यंत्र करने के लिए दोषी ठहराकर मौत के घाट उतारा गया। इस युद्ध में प्रथम तराइन युद्ध का वीर गोविंदराज भी खेत रहा। गौरी ने हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध ने राजपूताने के विशाल प्रांत पर गौरी का प्रभाव स्थापित कर दिया और राजपूत शक्ति की फूट और निर्बलता को भी प्रकट कर दिया, जिससे गौरी ने अन्य राज्यों की विजय और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य निश्चित कर लिया। 1195 ईस्वी में पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने तुर्क गहरवाल संघर्ष काल में गोविंदराज को अजमेर से खदेड़कर पुनः स्वतंत्र राजपूत राज्य की स्थापना का प्रयास किया, किंतु ऐबक की युद्ध कुशलता ने हरिराज को समाप्त कर दिया और चौहानों के केंद्र अजमेर को एक मुस्लिम हाकिम के अधीन कर दिया गया। इसके बाद गोविंदराज को रणथंभौर का प्रांतपति बनाया गया। इसी वर्ष गौरी ने ग्वालियर अभियान हेतु गजनी से आने पर राजस्थान के पूर्वी प्रदेश बयाना आदि को परास्त कर मुस्लिम अधिशासन में शामिल कर लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार के क्या कारण थे? उन कारणों के तहत पृथ्वीराज की पराजय का सबसे बड़ा कारण पृथ्वीराज द्वारा गौरी की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं करना था। उसने गौरी को मात्र एक लुटेरा समझा और उसका मानना था कि वह भी अपने पूर्ववर्ती तुर्क लुटेरों की तरह आएगा और लूटपाट करके कुछ समय बाद वापस लौट जाएगा, जबकि गौरी की दृष्टि तराइन के प्रथम युद्ध के समय से ही पृथ्वीराज की शक्ति को आंक लेना था और अगले ही वर्ष अपनी सेना को सुव्यवस्थित कर पृथ्वीराज के विरुद्ध ले आया। मूलतः यह युद्ध अव्यवस्थित और सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का युद्ध था। मिन्हाज लिखता है, गौरी द्वारा अपने सैनिकों को किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अनुशासित युद्ध करना, तकनीक द्वारा यन केन प्रकरण युद्ध जीतना और मरने की शिक्षा देने के बाद ही उन्हें भारत लेकर आया था। गौरी ने अपनी सेना को सुनियोजित ढंग से कई भागों में विभक्त किया ताकि अवसर आने पर शत्रुओं को चारों ओर से घेरा जा सके। उसने कोतल सेना का एक अलग ही विभाग बनाकर रखा जो संकट के समय सहायता कर सके। इसके अलावा जगह जगह छोड़े गए सैनिकों की छावनियों से संचार की दूरगामी व्यवस्था और सहायतार्थ तत्पर दस्तों की संरचना भी गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान के पराजय का कारण थी। मिन्हाज के अनुसार गौरी ने राजपूत सेना और तुर्की घुड़सवारों के बीच 10,000 धनुर्धरियों को इस तरह से जमाया कि वह शत्रु के हाथियों पर बैठे नायकों पर आक्रमण करे, जिससे हाथी भड़कते रहे। वह तुर्की घुड़सवार राजपूतों की पैदल सेना में भगदड़ मचा दे। यह गौरी द्वारा चौहानों को छकाने, दबाने, अव्यवस्था उत्पन्न कर विघटित करने की योजना जो बनाई गई वह पूर्णतया सफल रही। उक्त सुनियोजित योजना के अलावा पृथ्वीराज युद्ध राजनीति की चली आ रही रूढ़िवादिता से अभी तक चिपका हुआ था।
वह युद्ध कूटनीति के दाव पेचों से अनभिज्ञ था और राजपूत वीरत्व तथा क्षमादान के अहंकार में निश्चित था। वैसे देखा जाए तो राजपूतों की सैनिक संख्या तुलनात्मक दृष्टि से तुर्की सैनिकों से कहीं अधिक थी, जिसमें लगभग 150 सामंतों के अधीन उनके अपने अपने विभिन्न सैन्य दलों के रूप में विद्यमान थे। ये दल केंद्र संचालन व्यवस्था से अलग निज संचालन व्यवस्था पर आधारित थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना में विकेंद्रीकृत प्रणाली विद्यमान थी, जबकि दूसरी तरफ तुर्क सेना का एक ही नेता था, एक ही सेनापति था और एक ही नेतृत्व और सेनापति का वो आदेश प्राप्त कर रहे थे और अपनी योजना को मूर्त रूप दे रहे थे। जबकि ठीक इसके विपरीत राजपूती सेना में अलग अलग दस्तों के अलग अलग नेता थे और उन सभी पर किसी केंद्रीकृत नेतृत्व का नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार सभी सैनिक अपने एक ही सेनानायक में विश्वास न रखकर अलग अलग विश्वास के साथ लड़ रहे थे, जबकि गोरी के सैनिक एक ही सेनानायक में विश्वास रखकर लड़ रहे थे। इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने सुरक्षात्मक युद्ध लड़ा, जबकि गोरी ने आक्रामक युद्ध लड़ा। दूरदर्शी मोहम्मद गोरी द्वारा संधि वार्ता में उलझाए रखने की चाल में अदूरदर्शी पृथ्वीराज आ गया और उसने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि गोरी की असली मंशा क्या है। राजपूत और तुर्की सेना का यह युद्ध भी धर्म युद्ध था, किंतु दोनों के धर्म विश्लेषण में पर्याप्त अंतर था। राजपूतों का धर्म केवल उन्हें परास्त कर छोड़ देने का या खदेड़ने तक निश्चित था, जबकि तुर्कों का अंतिम लक्ष्य मरो या मारो पर आधारित था। तुर्क जैसे तैसे छल बल से विजय प्राप्त करने में लगे हुए थे, जबकि राजपूत अभी भी पुरातन नियमों और सिद्धांतों से बंधकर लड़ रहे थे। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति उसके लिए बड़ी महंगी पड़ी, क्योंकि उसकी वजह से चालुक्य, चंदेल और घेड़वाल उससे नाराज हो गए और उन्होंने तराइन के युद्ध में तटस्थता की नीति को अंगीकार किया और पृथ्वीराज की पराजय का इंतजार करते रहे। साथ ही पृथ्वीराज को उसकी स्वयं की भूलों के कारण भी हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज अपने जीवन के अंतिम चरण में कई दुर्गुणों का शिकार हो गया, जैसे आलस्य, शिथिलता, विलासिता आदि। इस युद्ध के जो परिणाम देखने को मिलते हैं, द्वितीय तराइन युद्ध के परिणाम एक और भारतीयों के लिए हानिप्रद रहे, वहीं तुर्कों के लिए लाभदायक रहे। इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि 1192 ईस्वी का तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक संघर्ष माना जा सकता है, जिसने मुसलमानों के आक्रमण की विजय को निश्चित कर दिया। चौहानों का करीब 250 वर्ष प्राचीन साम्राज्य समाप्त हो गया। इस विजय से प्रोत्साहित होकर गोरी और उसके सेनानायकों ने थोड़े समय में ही समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना है। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। चौहान शक्ति का पराभव हुआ, कई मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिदें बनी। अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ पर विग्रहराज चौहान द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय था, जिसे तुड़वा कर मस्जिद बनाई गई। अब उत्तरी भारत में दिनों दिन इस्लाम का प्रचार तीव्रता से बढ़ता गया। इस युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। हजारों की संख्या में योद्धा मारे गए। यहाँ की संचित विपुल धनराशि भी तुर्कों के हाथ लगी। परिणाम स्वरूप पराधीनता के युग की शुरुआत यहीं से स्वीकार कर ली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने चौहानों की शक्ति का ही नाश नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला खड़ा किया। राजपूतों का साहस पूरी तरह टूट गया।
और सारा देश आतंक से जकड़ गया। इस युद्ध का परिणाम बौद्ध धर्म के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। उत्तरी भारतवर्ष में बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म के रूप में विद्यमान था, किंतु मोहम्मद गौरी के आने के बाद उसका अवसान शुरू होता है। गौरी के एक सेनापति ने सारनाथ के बौद्ध शिक्षा विहार को तोड़ा। इसी प्रकार बख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा को तहस नहस किया। स्मिथ ने भी यह स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय बौद्ध धर्म के विनाश का बड़ा कारण थी। पृथ्वीराज यद्यपि इस तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा और इतिहास में फिर भी वह अमर हुआ। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान में अनेक गुण विद्यमान थे, साथ ही साथ उसमें अनेक दोष भी व्याप्त हो गए थे। पृथ्वीराज योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा, सेनानायक और विद्यानुरागी था। वह महत्वाकांक्षी शासक भी था। अतः उसने अपने दिग्विजयों को संगठित कर वहाँ पर सुशासन व्यवस्था स्थापित की। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह गद्दी पर बैठा और तब से वह निरंतर युद्धों का सामना करता रहा। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उसने कई युद्ध लड़े, जिसमें 1192 के तराइन युद्ध के अतिरिक्त वह सभी युद्धों में विजयी रहा। इस दृष्टि से वह एक योग्य साहसी सेनानायक, अचूक तीरंदाज और वीर कहा जा सकता है। साथ ही साथ पृथ्वीराज विद्यानुरागी, विद्वान व विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके काल में साहित्यिक प्रगति श्लाघनीय रही। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद बरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार को सुशोभित कर रहे थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को गुणों के आधार पर एक योग्य और रहस्यमयी शासक कहा है। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व में जहाँ हमें एक और गुणों का भंडार दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर उसमें अनेक कमियां भी विद्यमान थी। इस दृष्टि से हम उसे एक अदूरदर्शी शासक कह सकते हैं। उसने अपने विजय अभियान में अधिकांशतः पड़ोसी राज्यों से युद्ध किया। फलतः उनसे उनकी शत्रुता अत्यंत गहरी हो गई और जब बाह्य आक्रमणकारी के रूप में तुर्क शक्ति से जूझना पड़ा, तब वह अकेला पड़ गया और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसने समय व परिस्थिति को देखते हुए अपनी रूढ़िगत सैन्य पद्धति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में तो वह अनेक बुराइयों से ग्रसित हो गया, आलस्य और प्रमादी हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उसमें न तो सच्चे साथियों को चुनने की क्षमता थी और न ही शत्रु की शक्ति को परखने की क्षमता थी। वह वीर होते हुए भी कूटनीति एवं धोखेबाजी में संतुलन स्थापित नहीं कर पाया था। पृथ्वीराज को निश्चय ही उसकी सैनिक भूलों के लिए इतिहास में कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।